और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज पूरे हुए 9 वर्ष। इस साल 2016 में शुरू की गई थी ये योजना। फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की दी गई है मंजूरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार की कृषि नीतियां किसानों की कर रही हैं हर मुमकिन मदद। दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए खेती में टेक्नोलॉजी को एकीकृत किया जाना चाहिए। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो की तैयारियां तेजी से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधन। कार्यक्रम में देश विदेश से 3,500 से ज्यादा वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों के शामिल होने की है उम्मीद। बिहार में इस साल धान की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि। इस साल कुल 39 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की हुई खरीद। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा की। अधिकारियों को किसानों के हित में संवेदना के साथ काम करने के दिए निर्देश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई ये योजना फसलों को कुदरती आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 69,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी थी। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आधारित है। यही कारण है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज किया गया था। आज इस बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना का मकसद ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये सुरक्षा न केवल किसानों की आय को स्थिर बनाती है, बल्कि उन्हें नई पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उपग्रह इमेजरी, ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन और रिमोट सेंसिंग सहित बेहतर तकनीक के उपयोग की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा ये योजना फसल काटने के प्रयोगों की योजना, उपज अनुमान, हानि मूल्यांकन, रोके गए बुआई क्षेत्रों के आकलन और जिलों के समूहीकरण के लिए रिमोट सेंसिंग और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ावा देता है। इससे नुकसान के आकलन और दावों के समय पर भुगतान में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता संभव हो पाती है।
ये योजना पहले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया है। योजना से होने वाले मुख्य लाभों में किफायती प्रीमियम, व्यापक कवरेज, समय पर मुआवजा, प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन, जोखिम कवर, फसल के बाद के नुकसान, स्थानीयकृत आपदाएं शामिल है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 69,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी थी। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पीएम आशा योजना किसानों की फसलों के खरीद कार्यों को प्रभावशील बनाने के लिए चलाई जा रही है। पीएम आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना के तहत निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता के अनुरूप अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों CNA द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे MSP पर की जाती है। किसानों को दलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है। सरकार ने बजट 2025 में ये भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य के उत्पादन का 100% तक तुअर, अरहर, उड़द और मसूर की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से अगले 4 वर्षों तक जारी रखी जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर, अरहर की कुल मात्रा 13.22 LMT की खरीद को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में खरीद पहले ही शुरू हो चुकी है और 15 फरवरी 2025 तक इन राज्यों में कुल 0.15 LMT तुअर यानी अरहर की खरीद की गई है, जिससे इन राज्यों के 12,006 किसानों को लाभ हुआ है। अन्य राज्यों में भी तुअर यानी अरहर की खरीद जल्द ही शुरू होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान रबी सीजन की बुआई के संबंध में जानकारी दी गई कि रबी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 9.62 लाख हेक्टेयर अधिक है और कुल बुआई क्षेत्र 661.3 लाख हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष ये 651.42 लाख हेक्टेयर था। गेहूं, धान और दलहन की बुआई भी पिछले साल से ज्यादा है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्याज व आलू की बुआई गत वर्ष के 1.52 लाख हेक्टेयर एवं 0.32 लाख हेक्टेयर ज्यादा है, जबकि टमाटर की बुआई भी गत वर्ष की तरह सामान्य है। चालू रबी सीजन में टमाटर और प्याज की बुआई सुचारू रूप से चल रही है। तीनों फसलों के लिए बुआई का समय अभी उपलब्ध है और मौजूदा अच्छी बाजार कीमतों को देखते हुए सामान्य क्षेत्र हासिल करने की उम्मीद है। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हित में पूरी संवेदना के साथ काम करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थोक और खेचरी मूल्यों की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का समुचित दाम मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव विनिर्माण संस्थान में उन्नत उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा हमेशा सत्य के प्रति समर्पित रहता है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है और ग्रामीण व्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी है। विकसित भारत का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की कृषि नीतियां किसान की बहुत मदद कर रही हैं। उन्होंने इस पर जोर दिया कि दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि के तरीकों में टेक्नोलॉजी को एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में है।
उन्हें अब गांवों तक पहुंचना होगा, क्योंकि कृषि उपज अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, उद्योग के लिए कच्चा माल है। और जब ऐसा होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के करीब एक क्लस्टर के रूप में विकसित होने से अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा और लोग कृषि भूमि पर विश्वास करेंगे। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ये उत्तराखंड के पंतनगर में 20 से 22 फरवरी तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में वर्चुअल माध्यम से संबोधन करेंगे। कार्यक्रम में देश विदेश से 3,500 से ज्यादा वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें हिस्सा लेंगे। कृषि विज्ञान कांग्रेस का मकसद दुनिया भर के अग्रणी शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, छात्रों, किसानों और उद्यमियों को कृषि खाद्य प्रणालियों के सभी पहलुओं पर अपने रिसर्च के नतीजों, विचारों व अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए संयुक्त मंच प्रदान करना है। एग्री एक्सपो में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रिसर्च संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि उद्योगों, एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की नवीन कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजन समिति के सचिव और निदेशक शोध डॉक्टर अजीत सिंह नैन ने बताया कि इस तरह का आयोजन उत्तराखंड में ही नहीं, किसी भी राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में देश विदेश से 3,500 से ज्यादा वैज्ञानिकों, छात्रों और किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3,500 से 4,000 लोग हमारे इसमें कार्यक्रम में आएंगे। अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है करीब 2,500 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि 3,500 से 4,000 के बीच में कुल संख्या ये रहेगी। इसके बहुत सारे आकर्षण हैं। अगर मैं कहूँ कोई एक आकर्षण को इंगित किया जाना उचित नहीं होगा। अगर आप देखें तो देश विदेश के जो है ना बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 100 वैज्ञानिक तो ऐसे हैं या जो आगंतुक हैं जो कि दूसरे देशों से आए हुए हैं। उसमें वैज्ञानिक भी हैं, उसमें संकाय सदस्य भी हैं, उसमें किसान भी हैं, उसमें छात्र भी हैं। तो एक तो आकर्षण का केंद्र ये रहेगा, पहली बार पंतनगर विश्वविद्यालय में इतना बड़ा समागम बाहर के लोगों का होगा। और अगर मैं बात करूं तो मैंने प्रदर्शनी का बोला, प्रदर्शनी एक बहुत बड़ा इसका आकर्षण का केंद्र है। और साथ साथ में इसके आकर्षण का जो सबसे बड़ा केंद्र है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमको संबोधित करने वाले हैं। साथ में इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी वो हमारे बीच में होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। वो हम लोगों को संबोधित करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि आगे की कृषि की व्यवस्थाएं किस तरह से रहे, कृषि आगे किस तरह से बढ़े, ताकि उसका पूरा फायदा हमारे किसान भाइयों को हो। आगे बढ़ते हैं। बिहार में इस साल धान की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल कुल 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जो कि 45 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 87.2% है। जानकारी के मुताबिक गत वर्ष सरकार ने 30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, जो लक्ष्य का 66.7% था। इस साल धान की खरीद में करीब 30% की वृद्धि हुई है, यानी करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान अधिक खरीद की गई है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अधिक हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा भोजपुर में 105% धान की खरीद हुई है। जिन जिलों में 95% से अधिक धान खरीदारी हुई, उनमें अरवल, बांका, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, लखीसराय, माधेपुर, नालंदा, पटना, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सिवान और सुपौल है। वहीं 90% से अधिक धान खरीद वाले जिलों में पश्चिमी चंपारण, सारण, मुंगेर, जमुई, अररिया शामिल है। राज्य सरकार पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को स्मार्ट खेती करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। बिहार के भागलपुर जिले में बेकार पड़े जल जमाव क्षेत्रों को उपयुक्त बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक योजना बनाई है। विश्वविद्यालय जल जमाव क्षेत्रों की पहचान करके उसमें मखाने की खेती को बढ़ावा देगा। इसके तहत बड़े पैमाने पर सबोर मखाना एक बीज के पौधशाला की तैयारी कर ली गई है।
गौरतलब है कि मखाने के उत्पादन, उत्पादकता एवं लाभ के साथ साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय प्रयासरत है। पिछले वर्ष के अच्छे परिणाम को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र सबौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक इस वर्ष भागलपुर जिले के चयनित प्रगतिशील कृषकों के यहाँ मखाने की खेती का प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सबौर मखाना एक बीज की पौधशाला की तैयारी कर ली गई है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आसाम के कोकराझार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किसानों, कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों के साथ एक संवादात्मक बैठक की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों, बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को दी गई भूमिका और सेवाएं असाधारण रही हैं। उन्होंने उनसे अगली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए रोल मॉडल बनने पर जोर दिया ताकि असम और BTR देश में एक अहम स्थान बना सकें। राज्यपाल आचार्य ने राज्य में बुआई, उद्यमशीलता और जैविक खेती के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तियों की सराहना की। राज्यपाल ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों का समर्थन करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य और परिषद सरकारों के अथक प्रयासों को भी रेखांकित किया। उन्होंने सभी से इस क्षेत्र में खुद को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए इन पहलों का लाभ उठाने को कहा। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 15 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 3,275 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,275 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान गेहूं की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। 15 फरवरी को यहां गेहूं 3,150 रुपए पर बिका। 17 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और गेहूं की कीमत 3,175 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 15 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 3,200 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 50 रुपए टूटकर 3,150 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में भी गेहूं के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 17 फरवरी को इसका भाव 50 रुपए गिरकर 2,900 रुपए से 2,850 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 17 फरवरी को गेहूं का भाव 2,000 रुपए रहा। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में गेहूं का कारोबार 2,850 रुपए पर हुआ। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 15 फरवरी को मूंग का भाव था 7,390 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 60 रुपए की तेजी आई और भाव 7,450 रुपए हो गया। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 15 और 17 फरवरी को मूंग का भाव 11,600 रुपए पर बना रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भी बना रहा। 15 फरवरी को इसका भाव रहा 10,000 रुपए, जो कि 17 फरवरी को बिना किसी बदलाव के 10,000 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी में मूंग के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 15 फरवरी को इसका भाव रहा 6,300 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 175 रुपए चढ़कर 6,475 रुपए पर पहुंच गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में 17 फरवरी को मूंग का कारोबार 8,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार
13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान गेहूं, सरसों, मटर और मसूर की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान इस मौसम में शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। पंजाब के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान इस समय सूरजमुखी, मक्का और आलू की बुवाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में प्याज, टमाटर और मक्के की बुवाई की जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान प्याज, भिंडी, तोरई, खीरा, करेला, लौकी और कद्दू की बुवाई जारी रखें। बिहार में इस समय भिंडी, कद्दू, लौकी, खीरा और करेले के पौधों का रोपण किया जा सकता है। झारखंड के किसान गेहूं की फसल को रथुआ रोग से बचाने के उपाय कर लें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान केले और पपीते के पौधों की सप्ताह में एक बार सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के गांगेय पश्चिम बंगाल में किसान बोरो धान के खेतों में जल स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर बनाए रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। असम के किसान राजमा और आलू की पकी फसलों की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में उड़द, मूंग और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। वहीं मेघालय में इस समय बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें।
ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहा और भारत और कतर के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी है। पीएम मोदी ने कल शाम खुद हवाई अड्डे पर कतर के अमीर की अगवानी की। कतर के अमीर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वे मार्च 2015 में भारत आए थे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो आज रिटायर हो रहे राजीव कुमार की लेंगे जगह। ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। जोशी 2031 तक निर्वाचन आयोग में कार्य का करेंगे निर्वहन। नई दिल्ली में 55वां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सीमा आरक्षक बांग्लादेश महानिदेशक बीजीबी स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ का आज 37वां दिन है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 54 करोड़ के पार पहुंच गई है। सोमवार को महाकुंभ में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। काशी तमिल संगमम 3.0 में शामिल होने के लिए तमिल मेहमानों का दूसरा जत्था विशेष ट्रेन से वाराणसी पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि सभी देशवासियों की ओर से स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति कम होकर लगभग 4% के करीब आई। इसके परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक लगभग 5 साल में पहली बार नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कर सका कटौती। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।